सुनाओ एंजल वन, आप देखिए क्वार्टरली नंबर इतने खराब आए, आप सोच रहे होंगे कि लोअर सर्किट क्यों नहीं लगा, यहां पर एकदम से रिकवरी कैसे आ गई। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आपको याद ही होगा कि क्वार्टरली नंबर्स के बाद रात 11 बजे हम लोग की बात हुई थी, मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि आपके सामने लोअर सर्किट ना मिले, एक तेजी आपको, एक रिकवरी आपको देखने को मिले। लेकिन मुझे एक और स्टॉक याद आता है, बीएसई लिमिटेड, इस पर भी रडार पर रखिएगा, क्योंकि जब एंजल वन के नंबर्स इतने खराब आ रहे हैं तो बीएसई तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है एंड आईपीओ वगैरह आए नहीं है, तो ये स्टॉक का नंबर्स कैसे आएंगे ये देखने वाली बात होगी। वैल्यूएशन तो एंजॉय कर रहे हैं लेकिन आगे होगा क्या पता नहीं। एंड यहाँ पर अगर आप रिटर्न की बात करें 3 महीने की, तो यहाँ पर एंजल वन ने 7% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, वहीं 2.44% का प्लस में रिटर्न यहाँ पर बीएसई लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीएसई से क्यों कंपेयर करो, कर नहीं रहा हूं, बीएसई से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो एक एक्सचेंज है, ये यहाँ पर ना ब्रोकरेज कंपनी, तो दोनों डिफरेंट है। बट हो सकता है कि इनके क्वार्टरली नंबर्स कैसे आएंगे ये थोड़ा सा आप अनुमान लगा सकें, इसीलिए मैं आपको पहले से ही बता के चल रहा हूं, बस और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। एंड आप जैसा भी पोजीशन करना चाहें उस हिसाब से आप देखिएगा जब बीएसई के रिजल्ट है। बट अभी एंजल वन की बात करें तो ये यहाँ पर ना एक रिकवरी क्यों देखने को मिली क्वार्टरली नंबर्स के बाद, Q4 के बाद यहाँ पर रिकवरी क्यों देखने को मिली। शॉर्ट्स काफ़ी बिल्डअप था, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट्स काफ़ी बिल्डअप थे, बहुत ज़्यादा बिल्डअप थे एंड इंपॉर्टेंट जगह पर था वो एंजल वन का स्टॉक, और नंबर्स इतने भी ज़्यादा खराब नहीं थे, हल्का सा मिस किया था तो वो मार्केट को पहले से पता है। एंड ये स्टॉक आप जानते हैं ये 4,000 रुपए की प्राइसिंग से टूटा है। एंड देखिए क्या सॉलिड रिकवरी आई थी निचले लेवल से, तो अगर आपने बात सुनी होगी, थोड़ा सा डर से अगर आप बाहर निकले होंगे, लोअर सर्किट तो लगा ही नहीं था भाई, लोअर सर्किट तो बहुत दूर की बात, 6% की गिरावट हमें देखने को मिली थी बस, और वहां से एक सॉलिड रिकवरी एंड डे हाई पर बंद हुआ, जाकर डे हाई पर क्लोजिंग हुई है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बात यहां पर समझ में आती है, शॉर्ट्स यहाँ पर जो बिल्डअप था वो हटे थे। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या करें, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या ये स्टॉक ठीक है। बादल, डार्क जो क्लाउड्स हैं वो काफ़ी छाए हुए हैं, लेकिन वैल्यूएशन ऐसी आ चुकी है कि क्या ही बताएं। मतलब एक तो क्लाइंट बेस्ड यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ऊपर से यहाँ पर आप बात करेंगे, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर खराब हुआ है क्लाइंट बेस, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सब में है, ऐसा नहीं है कि इनके पास ही है, सब में है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से अब जो वैल्यूएशन मिल रही है 20,000 करोड़ के मार्केट कैप पर एंजल वन का स्टॉक मिल रहा है, ये ठीक ठाक है, गुड, यहां पर ना एक वैल्यू पर मिल रहा है। अगर ये 40-50,000 करोड़ का मार्केट कैप होता, इसके अंदर लोअर सर्किट लग चुका होता, लोअर पर लोअर सर्किट लग रहे हो। अच्छा, इतना नीचे आ चुका है, 4,000 वाला 2,000 पर मिल रहा था, क्या म्यूचुअल फंड ने बाइंग करी है? नहीं, डेटा बिल्कुल न्यूट्रल है, कुछ भी बाइंग नहीं है। हालांकि सारी जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है वो सब प्रॉफिट में, 6% टॉप यहाँ पर ना स्कीम्स में आपके सामने रखे हुए हो, ये आप देखिए 17% कोई प्रॉफिटेबिलिटी में, कोई 6%, इस तरीके से मैसिव प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पर जो है ना ये सभी की सभी स्कीम्स जो है वो अपने को देखने को मिल रही हैं। अब देखिए फाइनेंशियल इंडिकेटर की बात करते हैं, पी रेशियो 18.15 पर देखने को मिल रहा है, 16.76 की जगह, चलो भाई ठीक है। एंजल वन ने ऑलमोस्ट यहाँ पर जब आप अगर आप एंजल वन के यहाँ पर ना आप क्लाइंट हैं, आपको पता होगा नवंबर में इन्होंने डिलीवरी पर ब्रोकरेज बढ़ा दी थी जो कि पहले 0 थी, राइट, उससे इनको सपोर्ट मिला है, तब जाकर ये क्वार्टरली नंबर ऐसे आए हैं। अगर ये जीरोदा और वगैरह वगैरह अगर ये थोड़ा थोड़ा ब्रोकरेज बढ़ाने लगेंगे तो फिर हाल ठीक हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा, ट्रेडिंग और कम हो सकती है, क्योंकि अगर सब ब्रोकरेज पे करने में ही खर्च कर देंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी का क्या होगा, क्या अब जब जेब में ही नहीं आएगा, हम आपके ब्रोकरेज के लिए काम थोड़ी कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो दिक्कतें बहुत है, डार्क क्लाउड बहुत छाए हुए हैं, लेट्स सी, बट उम्मीद यही करी जा रही है कि सेबी आकर कुछ यहाँ पर ना थोड़ा सा रिलीफ दे ताकि इन कंपनियों को भला हो सके, क्योंकि गवर्नमेंट का यहाँ पर ना तिजोरी भी जो ट्रेडर है वही भरते हैं, डेली बेसिस पर जितना एफ&ओ में ट्रेड होता है, आप समझ लीजिए कि उससे गवर्नमेंट कितना कमाती होगी। गवर्नमेंट की अगर इनकम कम होगी मार्केट से तो फिर फायदा क्या है, ये बात यहाँ पर आ जाती है। वैसे भी लोगों के बिजनेस चल नहीं रहे हैं, तो ये एक बात यहाँ पर है। मोस्टली जो लोग हैं वो अपने जो कहते थे, एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो कहते थे कि बिजनेस वगैरह सब खराब है, मार्केट में इन्वेस्ट करिए, मार्केट में ट्रेड करिए
एंड अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। उन सब का यहाँ पर ना मोस्टली लोग जो है वो वापस लौट चुके हैं अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने बिजनेसेस में देखने लगे। जो सोचते थे कि बिजनेस बेकार है, ठीक है ना, अपना काम जो है वो ख़राब है, मार्केट ही सब कुछ है, वो सब जा चुके हैं। तो वो एक अच्छी बात करी है सेबी ने कि भैया जो चश्मा आपका चढ़ा हुआ था वो चश्मा उतारा गया है, बाकी आगे रिलीफ होगा। ऐसा नहीं है कि रिलीफ नहीं आएगा, रिलीफ होगा, लेकिन नियर टाइम में शायद वो रिलीफ आपको ना मिले। एंड उस वक्त ये कंपनियों का थोड़ा सा हाल बेहतर, लेकिन अभी चीपर प्राइसेस पर मिल रहे हैं। 3.78 टाइम पर आपका ना प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। एंड लास्ट, तो इन्वेस्टर भाई मैं तो बस यही कहूँगा एज अ इन्वेस्टर या फिर एज अ यहाँ पर ना आप देख रहे हैं कि भाई न्यू बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी ही ठीक है। क्वार्टरली नंबर बेहतर है नहीं, आगे की दिशा थोड़ी सी खराब है, इसीलिए अभी सिर्फ और सिर्फ काम करना है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी पर। लार्ज क्वांटिटी एकदम से पुट मत करिएगा, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, ठीक है ना, आप बात समझ रहे हैं ना, कब क्या रहेगा कुछ पता नहीं है। अभी जो बादल है छठे नहीं, ये जो तेजी आई है ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है। मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट जो बिल्डअप था, बहुत ज़्यादा शॉर्ट बिल्डअप था, वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से यहाँ पर ना आपको तेजी देखने मिली है। ऊपर से यहाँ पर ना मूविंग एवरेज भी था, आप मूविंग एवरेज के नीचे थे और 2200 का इंपॉर्टेंट लेवल था। कई बार यहाँ से ना आपको सपोर्ट मिल चुका है 2200, तो वापस से 2200 जैसे ही आया तुरंत ही यहाँ पर तेजी आ गई। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जगह थी, शॉर्ट्स बिल्डअप थे, शॉर्ट्स को कटवाया गया, तेजी हुई और डे हाई पर क्लोजिंग हो गई। लेकिन ये एक इन्वेस्टर के लिए ठीक नहीं, इन्वेस्टर के लिए ठीक है, क्वार्टरली नंबर सही आए। बाकी मेरा ये कहना रहेगा कि इन्वेस्टर्स जो नए इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, एक इंपॉर्टेंट लेवल पर ध्यान दीजिए, बस और कुछ नहीं है। 2100 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप चाहें तो इसको लेकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप अपना इसके ऊपर यहाँ पर एनालिसिस करिएगा। 2100 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है, आप इस पर यहाँ पर देख सकते हैं। तो ना यहाँ पर एक्सपेरिमेंट यही है कि आप बाई करके चल सकते हैं, बट अगर 2100 टूटा तो मैं भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बनने वाला एंजल वन के अंदर। मैं शॉर्ट टर्म में अपना जो है लॉस वॉस बुक कर मैं बाहर निकलता हूँ, फिर चाहे वो यहाँ से रिकवर क्यों ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट अगर 2100 जाता है मैं इस स्टॉक के अंदर नहीं रहूँगा। ये अगर आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप करिएगा, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से पूछ के करिएगा। बाकी इन्वेस्टमेंट करना है, अगर लॉन्ग टर्म करना है, स्मॉल क्वांटिटी पुट करिए, इससे ज़्यादा बेहतर और कुछ नहीं होगा। लार्ज क्वांटिटी पुट करेंगे कि भाई एक ही दम से यहाँ पर ना 50-60 शेयर खरीद लें, आपका 1-1.5 लाख रुपए यहाँ पर ना इन्वेस्ट कर दें एक ही बार में, तो डार्क क्लाउड अभी छठे नहीं है, ये बस इसको ध्यान में रखना है। तो स्मॉल क्वांटिटी करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लार्ज क्वांटिटी कर देंगे और फिर वापस से यही हाल होते हैं तो कब तक आप टिक लेंगे, सीधी सी बात यहाँ पर ये आ जाती है। सो उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।